नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या आपने अभी तक वह ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखी? दरअसल अमित शाह पीएम मोदी का पत्ता साफ करके खुद प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना चेला। अब गुरु की जगह लगा और गुरु का पत्ता साफ करेगा। और इसी के साथ राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है, वह आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। और हां, को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मोदी सरकार में आजकल ज्यादातर फैसले मोदी जी नहीं ले रहे, अमित शाह ले रहे हैं। अमित शाह ही देश की संसद चला रहे हैं। अमित शाह ही उपराष्ट्रपति की छुट्टी कर रहे हैं। अमित शाह ही राज्यसभा में प्रधानमंत्री की जगह पर जवाब दे रहे हैं। अमित शाह ही पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं और अमित शाह ही चुनाव संभाल रहे हैं। तो क्या चौकीदार पीएम मोदी अपनी टूटी हुई रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद तभी आखिरी के कुछ बचे दिनों में देश कम विदेश की यात्रा ज्यादा कर रहे हैं और उनकी जगह अब शाह बीजेपी की चरमराई हुई लगाम संभालेंगे, या फिर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, अमित शाह को लाल कृष्ण आडवाणी की तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, या इन दोनों में से कुछ नहीं होने वाला? इससे भी कुछ बड़ा होने जा रहा है बीजेपी में। अब यह बात निसंकोच सही है कि पिछले 11 वर्षों से मोदी के बाद अगर कोई नंबर 2 है इस पार्टी में तो अमित शाह ही हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमित शाह नंबर 2 की जगह नंबर 1 वाले फैसले ले रहे हैं। यानी जो फैसले प्रधानमंत्री मोदी लेते थे, वो पहली बार अमित शाह फैसले ले रहे हैं। अब मोदी सिर्फ अमित शाह के कसीदे ही नहीं पढ़ रहे हैं भरी सभा में, बल्कि बहुत सी छूट भी अमित शाह को दे रहे हैं। जो मन में आ रहा है अमित शाह के, वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो रातों रात, या यूं कहें 2 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, रहस्य ऑपरेशन इस्तीफा, उसके पीछे मोदी से कहीं ज्यादा भूमिका अमित शाह की थी। अमित शाह नहीं चाहते थे कि जगदीप धनखड़ अब कुर्सी पर रहें, और वैसा ही हुआ। जगदीप धनखड़ को घंटे भर में इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार देश का एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने पर मजबूर होता है। यही नहीं, एक और बड़ी घटना हुई जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, और वो घटना थी ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में राज्यसभा में प्रधानमंत्री को जवाब देना था और प्रधानमंत्री की जगह पहली बार जवाब दिया अमित शाह ने। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से राज्यसभा में मोदी नहीं बोल रहे, शाह बोल रहे हैं। एक और सच्चाई है जो आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन चुनाव आयोग के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है और मोदी अमित शाह के ही आदमी को मोहर लगा देते हैं। अमित शाह के जो सेक्रेटरी थे ज्ञानेश कुमार, अमित शाह के सबसे करीबी अफसर, इनको इस्तीफा दिलाकर चुनाव आयोग में लाया गया और फिर मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया। जिस दिन ज्ञानेश कुमार इस देश के मुख्य चुनाव अधिकारी हुए, शाह की ताकत उसी दिन मोदी ने बढ़ा दी थी। और इससे पहले कि हम इस खबर की और गहराई में गोता लगाएं, हम चाहेंगे कि आज क्या हुआ जो बड़ा चौंकाने वाला था। और चौंकाने वाला यह था कि आज काफी समय के बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई पार्लियामेंट में, और पीएम मोदी उसके मुख्य गेस्ट थे, या आप कह सकते हैं मोदी जी उसके मेन किरदार थे। लेकिन मोदी जी ने हीरो किसको बनाया? जवाब है अमित शाह को। मोदी कसीदे पढ़ने लगे अमित शाह के, और यहां तक यह कह गए कि आडवाणी से भी ज्यादा लंबे समय तक यह गृह मंत्री रहे। यानी अपने गुरु आडवाणी से भी बेहतर बोल दिया अमित शाह को। कहा कि देश में सबसे ज्यादा दिनों तक टिकने वाले मजबूत गृह मंत्री अमित शाह हैं। और यह कवायद हो रही थी एनडीए के सारे सांसदों के सामने पार्लियामेंट में, एनडीए की बैठक में। ये वही अमित शाह हैं जो कभी पर्दे के पीछे रहकर शतरंज बिछाते थे, अब खुले मैदान में राजा की चाल चल रहे हैं। मोदी की परछाई में पला ये व्यक्तित्व अब खुद साया बन चुका है। इतना घना कि उसी परछाई में प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी धुंधली लगने लगी है। आज से कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि बीजेपी में मोदी पीछे हटेंगे और शाह आगे आएंगे, तो आप हंसते। लेकिन आज संसद की तस्वीर बदल गई है और सत्ता का संतुलन खिसक गया है। कहते हैं कि कुर्सी का मोह हर किसी को होता है। अब देखिए, पिछले दिनों जब संसद में सत्र बुलाया गया तो कई सारे बिल आए। इनमें सबसे अहम था डिजिटल सिक्योरिटी बिल और सेडिशन लॉ, यानी राजद्रोह कानून को नए रूप में लाना। अब सामान्यतः ऐसे गंभीर मामलों में प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं, कम से कम एक औपचारिक बयान तो आता है। लेकिन यहां अमित शाह ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। यहां तक कि जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा कि चीन के मुद्दे पर बोलिए, मणिपुर के मुद्दे पर बोलिए, तो शाह सामने आए और कहा कि प्रधानमंत्री तो बिजी हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। अब यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। या तो प्रधानमंत्री खुद को अलग कर चुके हैं इन विवादों से, या फिर वो अमित शाह को फ्री हैंड दे चुके हैं कि जो चाहो बोलो, जो चाहो करो। अब जब हम अमित शाह के बढ़ते कद की बात कर ही रहे हैं, तो एक और घटना की ओर ध्यान देना जरूरी है, सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग्स।
पहले इन मीटिंग्स की अध्यक्षता प्रधानमंत्री किया करते थे, लेकिन अब लगातार दो बड़ी मीटिंग्स ऐसी हुई हैं जिनमें प्रधानमंत्री तो नदारद थे पर अमित शाह अध्यक्षता करते नजर आए। क्या यह वही संसद है जहां एक वक्त था कि प्रधानमंत्री खुद हर मोर्चे पर उतरते थे, उनकी मौजूदगी ही पार्टी की ताकत थी, लेकिन अब उसी संसद में गृह मंत्री का बोलबाला है और प्रधानमंत्री जैसे पर्दे के पीछे चले गए हैं। और अब जरा ये जानिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग होती है, जब रॉ, आईबी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के प्रमुखों का चयन होता है, पहले वहां प्रधानमंत्री की अगुवाई होती थी, लेकिन अब इन सारी संवेदनशील मीटिंग्स की अध्यक्षता कर रहे हैं अमित शाह। दो बड़ी बैठकें, दो बार प्रधानमंत्री नदारद और शाह ने मीटिंग को लीड किया। सवाल यह नहीं कि मीटिंग कौन कर रहा है, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे। यहां तक कि एजेंसियों के मुखिया अब पीएमओ नहीं बल्कि शाह की मंजूरी से नियुक्त हो रहे हैं, यानी जो संस्थाएं सीधे प्रधानमंत्री के अधीन थीं, अब वो गृह मंत्री की मुट्ठी में हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सब मोदी जी की सहमति से हो रहा है या मजबूरी में। यहां से कहानी में आता है एक और पात्र। आरएसएस संघ लंबे समय से महसूस कर रहा था कि मोदी अब जरा वित्त मंत्रालय की बात करें। निर्मला सीतारमण अब सिर्फ नाम मात्र की वित्त मंत्री हैं। बजट, योजनाएं, नीतियां सब शाह की टीम तय कर रही है। बड़े कॉरपोरेट घराने भी अब शाह से जुड़ रहे हैं। मोदी अब इस पूरे आर्थिक ढांचे में सिर्फ दर्शक हैं, एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति चला रहे हैं। पार्टी और विचारधारा पीछे छूटती जा रही है, प्रचार और भाषण आगे। ऐसे में संघ को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो कम बोले, ज्यादा सुने और उनकी बात माने, और अमित शाह इस प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। जब मोहन भागवत ने कहा 75 की उम्र में संन्यास लेना चाहिए, तब यह बात केवल एलके आडवाणी के लिए नहीं थी, यह इशारा था नरेंद्र मोदी के लिए। वो इशारा अब स्पष्ट हो रहा है, नेतृत्व में बदलाव की तैयारी चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा और फिर 240 पर अटक जाना, इसने प्रधानमंत्री की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पहली बार मोदी की अपराजेय छवि को झटका लगा। अब पार्टी के अंदर चर्चा जोरों पर है, 2029 से पहले बदलाव आ सकता है, नेतृत्व बदल सकता है। लेकिन यहां राजनीति की सबसे महीन चाल चल दी गई है। मोदी ने खुद को पीछे खींच लिया है ताकि हार की जिम्मेदारी दूसरों पर जाए, और शाह को फ्री हैंड दिया गया है ताकि अगर अगला चेहरा बनाना पड़े तो कोई बाहर से ना आए बल्कि घर का ही हो। अब जरा वित्त मंत्रालय की बात करें। निर्मला सीतारमण अब सिर्फ नाम मात्र की वित्त मंत्री हैं। बजट, योजनाएं, नीतियां सब शाह की टीम तय कर रही है। बड़े कॉरपोरेट घराने भी अब शाह से जुड़ रहे हैं। मोदी अब इस पूरे आर्थिक ढांचे में सिर्फ दर्शक हैं। इतना कुछ बदल गया है, पर क्या आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। गडकरी, योगी, राजनाथ सब चुप हैं लेकिन बेचैन हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर शाह सत्ता में पूरी तरह आ गए तो किसी और की जगह नहीं बचेगी। लेकिन अभी सब इंतजार कर रहे हैं, मोदी के पूरी तरह साइडलाइन होने का इंतजार। और यही आज का भारत है, जहां लोकतंत्र का असली नाटक मंच पर नहीं, मंच के पीछे खेला जा रहा है। पर्दे पर जो दिखता है, असलियत उससे बिल्कुल अलग होती है। अब सवाल है, आगे क्या होगा? क्या मोदी अब पार्टी विद डिफरेंस के भीतर लीडर विद साइलेंस बन चुके हैं? क्या अमित शाह धीरे धीरे देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं बिना प्रधानमंत्री बने? क्या आरएसएस वाकई में वही भूमिका निभा रहा है जो कांग्रेस के दौर में संघ लोक सेवा आयोग निभाता था, बाहर से गाइड करने वाली एजेंसी? अगर आप संसद को गौर से देखें तो अब वहां विपक्ष की आवाज से पहले सत्ता के भीतर उठते सवाल ज्यादा डराते हैं। हर किसी के मन में एक ही चीज चल रही है, अगर मोदी अब नहीं बोलते तो इसका मतलब क्या है? क्यों हर बड़े राजनीतिक निर्णय, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, राज्यपालों की नियुक्ति हो या चुनाव आयोग की रणनीति, सब अमित शाह के इर्द गिर्द ही क्यों तय हो रहे हैं? क्या मोदी वाकई रिटायरमेंट मोड में हैं, या फिर यह उनकी सबसे बड़ी रणनीति है, खुद को राष्ट्रपिता की तरह पीछे खड़ा करके सारा क्रेडिट बचा लेना और सारा आरोप शाह के सिर मढ़ देना?